Hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So basically it's our lecture number 5 of our topic power series, in which I'm providing you proper notes and question practice so that you can score good in GATE and NET exams. Basically these lectures are also helpful for IIT exam aspirants. Basically myself Aish Gupta, I am gold medalist from IIT Jaipur in MSc Mathematics. So let's start our today's lecture. So today we are going to cover the PYQs of NET and GATE exams. Basically I'm trying to cover your 2003 to 2025 PYQs of this topic. Now let's see question number 1. This question has been asked in NET 2016 examination. In this question, it is given that consider the polynomial p of z is equals to, basically it is the product of two power series. Clear? One power series is going up to degree 5 and this is up to degree 9. Now where a and bn belongs to R, and where it is given to me that a5 is not equals to 0 and b9 is not equals to 0. Okay, it is given to me in the question. Now then, counting roots with multiplicity, we can conclude that p of z has. So actually मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इस p of z में, ये जो हमारे पास p of z है, मुझे क्या करना है कि इसमें कितने रूट्स आएंगे और वो रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे या फिर रियल होंगे, हमको इसके बारे में बताना है. सो लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो p of z के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ. लेट्स सी, अगर मैं इसमें अपने फर्स्ट पावर सीरीज को देखता हूँ इन दिस पावर सीरीज. सो इस पावर सीरीज में क्योंकि डिग्री हमारे पास मैक्सिमम कितनी है, 5 है, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट पावर सीरीज है उसकी अगर मैं डिग्री की बात करूँ, सो यू कैन राइट दैट डिग्री ऑफ, यू कैन से पावर सीरीज 1, तो मैं इसको P1 नाम दे देता हूँ. लेट्स सपोज इट इज P1. क्लियर? मैं इसे P1 नाम दे देता हूँ और इसको हम नाम दे देते हैं P2. क्लियर? तो अगर मैं P1 की डिग्री की बात करूँ, so this will be the degree of P1 plus what is the degree of P2? Degree of P2. ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको निकालूं तो एक्चुअली मुझे क्या मिल जाएगा, we get the degree of P of Z. क्लियर? तो यहाँ से डिग्री ऑफ P1 क्या आ जाएगी मेरे पास 5, डिग्री ऑफ P2 आ जाएगी 9, यानी कि 14 इज द डिग्री ऑफ P of Z. क्लियर? P of Z जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है, 14 हो सकती है. तो यानी कि अगर उसके पास मैक्सिमम डिग्री 14 है तो जो रूट्स हमारे पास आएंगे, विच मीन्स बिकॉज इट इज मैक्सिमम डिग्री इज 14, तो जो भी हमारे पास रूट्स आएंगे वो रूट्स भी हमारे पास टोटली 14 रूट्स आने वाले हैं. और 14 कैसा नंबर है, 14 इज अ इवन नंबर. और हमें मालूम है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, व्हाट वी नो दैट कॉम्प्लेक्स रूट्स occurs in pair. क्लियर? कॉम्प्लेक्स रूट हमें हमेशा कैसे अगर होते हैं, पेयर में अगर होते हैं. तो अगर मैं यहाँ पर इन 14 रूट्स को अगर मैं कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ तो क्या ये पॉसिबल होगा कि 14 के 14 रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो जाए? यस, इट इज पॉसिबल, बिकॉज इवन नंबर को मैं पेयर्स में लिख सकता हूँ. क्लियर? मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 7 7 का पेयर बना दूंगा, जिसमें मैं बोल सकता हूँ कि क्योंकि ये 7 7 का पेयर बन जाएगा, दैट्स वाई ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स पॉसिबल है. क्लियर? यानी कि अगर मैं ऑप्शंस में देखूं, सो लेट्स सी, ऑप्शन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है, दैट 14 कॉम्प्लेक्स रूट्स, यस इट इज पॉसिबल. बट यहाँ पे कह रहा है मुझसे 12 कॉम्प्लेक्स रूट, इट इज नॉट पॉसिबल. देन व्हाट इज ऑप्शन नंबर ए? इसमें देखिए, इसमें हमसे बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 रियल रूट्स. क्या यहाँ पर मुझे एटलीस्ट 2 रियल रूट्स मिलते हैं? सो लेट मी इरेज दिस पार्ट फर्स्ट. ओके, wait students, let me erase this part so that we can start our option number A. देखिए, तो इन ऑप्शन नंबर ए मुझसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लेट्स सी, लिसन. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, तो अब मुझसे यहाँ पर रियल रूट्स के बारे में पूछा जाता है.
अगर मैं यहाँ पर अपने p ऑफ z पावर सीरीज को देखूँ अच्छे से, तो यहाँ पर जो हमने p1 माना था, दिस इज अवर पावर सीरीज p1 एंड दिस इज अवर पावर सीरीज लेट्स सपोज p2, और हमें यहाँ क्या गिवन है, मुझे गिवन है p ऑफ z इज बेसिकली p1 ऑफ z इनटू p2 ऑफ z, इस तरह से मुझे मल्टीप्लाई में गिवन है। तो अगर हम यहाँ पर p1 ऑफ z की बात करें, देखिए p1 ऑफ z, तो p1 ऑफ z में हमें कैसी सीरीज गिवन है, इट इज n इज इक्वल्स टू 0 टू 5 a n z पावर n। तो यहाँ पर 5 एक कैसा नंबर है, मीन्स 5 इज अ ऑड डिग्री, तो इसकी जो भी हमारे पास डिग्री आने वाली है, मीन्स अगर मैं यहाँ पर डिग्री की बात करूँ, डिग्री ऑफ p1 ऑफ z, तो ये हमारे पास होगा 5 एंड 5 इज अ ऑड नंबर। और अगर हमारे पास कोई भी एक ऑड डिग्री होती है, तो उस केस में हमारे पास एटलीस्ट वन रियल रूट होते ही होते हैं, वन रियल रूट ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं, एटलीस्ट वन। ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास 5 रूट्स हैं, ठीक है, और उन रूट्स को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, सपोज R1, R2, R3, R4 एंड R5, दीज आर आवर 5 रूट्स। क्लियर? सो लेट्स सपोज ऐसा पॉसिबल हो सकता है हमारे पास, क्योंकि हमने देखिए क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पे कुछ रूट्स मान लेता हूँ, मान लो इसका रूट हम लेट्स सपोज आयोटा आएगा और इसका रूट माइनस आयोटा आएगा, दिस बिकम्स वन पेयर। लेट्स सपोज इसका रूट आ गया हमारे पास 2 + 3 आयोटा, देन इसका रूट आएगा 2 - 3 आयोटा, इट इज अ वन पेयर। तो एक जो हमारे पास बनेगा ये कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, तो इसको कोई ना कोई एक रियल रूट ही होना पड़ेगा। क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट कब एग्जिस्ट करता है, अगर हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके साथ उसका कॉन्जुगेट हमेशा एग्जिस्ट करना चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो अगर हमारे पास कभी भी एक ऑड डिग्री की हमारे पास पॉलिनोमियल होती है या पावर सीरीज होती है, तो उस केस में हमारे पास हमेशा एक रियल रूट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? सो नाउ लेट्स सी, अगर हम इस तरह से इन द सेम वे p2 ऑफ z की भी बात करते हैं, सी अगर मैंने यहाँ क्या किया, डिग्री ऑफ p2 ऑफ z की बात की, तो देखिए p2 ऑफ z में हमारे पास क्या डिग्री गिवन है, इट इज 9 एंड 9 इज ऑल्सो अ ऑड नंबर। क्लियर? अगर 9 भी एक ऑड नंबर है, इसका मतलब क्या हो गया, विच एम्प्लाइज दैट कि एटलीस्ट वन रियल रूट यहाँ पर भी एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर हमारे पास p1 ऑफ z में भी एक रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, p2 ऑफ z में भी एक रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो टोटल हमारे पास कितने रियल रूट हो गए, देयर आर 2 रियल रूट्स, एटलीस्ट 2 रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, which means option number A is also correct. Then it is saying that no real roots, it is incorrect. So A and B are my correct option in this question. Okay, now let's see this question. This question has been asked in NET 2019 examination. In this question, it is given that let an be a sequence of positive real numbers, then k is equals to this. Okay, so it is given to me that k is equals to limit n tends to infinity the supremum of mod of a n power 1 by n. Here it is given to me. Then which of the following are true? तो अगर मुझे एक k की वैल्यू यहाँ पर मालूम है, क्लियर, और मुझसे कन्वर्जेंस के बारे में पूछा रहा है, लेट्स सी इट इज कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड नॉट कन्वर्जेंट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लेते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस? इट इज 1 ओवर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी द सुप्रीमम ऑफ ए एन पावर 1 बाई एन, इट इज द फॉर्मूला। अगर मैं देखूँ तो ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है, इसकी वैल्यू हमारे पास k गिवन है इन द क्वेश्चन, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बिकम्स 1 अपॉन k। क्लियर? इट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। नाउ व्हाट इज द ऑप्शन नंबर ए? लेट्स सी, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूँ तो यहाँ पर k की वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट है। तो लेट्स सपोज कि अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व करता हूँ, जैसे ही मैंने k की वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी ली, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 1 बाई इन्फिनिटी विच मीन 0। और जब कभी भी हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या होगा, विच एम्प्लाइज दैट कि जो हमारे पास सीरीज होगी, दैट इज समेशन, यू कैन से a n z पावर n इज
कन्वर्जेंट एट सेंटर पॉइंट। क्लियर, वो हमेशा एक सेंटर पॉइंट पर कन्वर्ज करती है। यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है इन द क्वेश्चन, दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर एवरी आर ग्रेटर देन 0। नो, बिकॉज यहाँ पे क्या कर रहा है, इट इज कन्वर्जेंट फॉर एवरी। दिस वर्ड इज नॉट करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, सेंटर पर, नॉट फॉर एवरी, सो इट इज इनकरेक्ट। देन इन द क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में उसे बोला जा रहा है कि अगर मैंने k की वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी ले ली, सो इफ आई टेक k इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, द सेम क्वेश्चन, मुझे r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0, यानी कि वो सिर्फ हमारे पास सेंटर पर कन्वर्ज करना चाहिए। बट इन द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन टू मी, इट इज नॉट कन्वर्जेंट फॉर एनी आर, इट इज इनकरेक्ट। इफ k इज इक्वल्स टू 0, सी, ऑप्शन नंबर सी, जैसे ही मैंने यहाँ पर k की वैल्यू 0 ली तो मुझे r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इट इज 1/0, दैट इज इन्फिनिटी। और जब कभी भी मुझे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट मिल जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, विच मीन्स इट इज कन्वर्जेंट फॉर एवरी आर। वो हमारे पास किसी भी आर के लिए कन्वर्जेंट हो जाएगा अगर मुझे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट मिल जाता है। लेट्स सी, इट इज given to me that series is convergent for every r positive, yes, it is correct. And then if it is 0, then it is not convergent, it is incorrect. So correct option in this question will be C is my correct answer. Now let's see this question. This question has been asked in CSIR net July 2025. It is a very recent question. Clear? So in this question it is given that which of the following statement is true. ऑप्शन नंबर ए की सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट्स सी। इसमें मुझे कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट्स एन इंटायर फंक्शन एफ सच दैट एफ का अगर मैं nth डेरिवेटिव करता हूँ एट 0, तो हमारे पास n फैक्टोरियल बाई n की पावर n आता है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। क्लियर? तो क्या यहाँ पर एक ऐसा इंटायर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई हो जाए? सो लेट्स सी, हमें क्या मालूम है, वी नो दैट कि अगर मैं कभी भी पावर सीरीज लिखता हूँ, लेट्स सी, इफ आई हैव राइट अ पावर सीरीज, तो मैं क्या लिखता हूँ, n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन टाइम्स जेड पावर एन, कुछ ऐसे हम लोग लिखते हैं पावर सीरीज, जहाँ पर ए एन क्या होता है, व्हाट इज ए एन? अगर आपको याद हो तो ए एन हम लोग ने पढ़ा था, इट इज द nth डेरिवेटिव एट द सेंटर पॉइंट। और क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है वो हमें 0 ही गिवन है, तो मैं सेंटर पॉइंट को पहले से ही 0 लेके चल रहा हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, nth डेरिवेटिव एट 0 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, इट इज द फॉर्मूला। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए एन की वैल्यू, इट बिकम्स, अब मैं यहाँ पर एफ एन 0 की वैल्यू रख देता हूँ जो कि हमें गिवन है, n फैक्टोरियल बाई n की पावर n, this is n factorial by n power n, and it is divided by 1 upon n factorial. This will be cancelled out, so we get 1 upon n की power n. Clear? Now we get the value of an. अब इस an की हेल्प से हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 अपॉन लिमिट सुप्रीमम n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n की पावर 1 upon n. So what we get 1 upon, it is limit सुप्रीमम n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड जैसे ही हमने यहाँ पर ए एन की वैल्यू रखी, इट बिकम्स 1 अपॉन n की पावर n डिवाइड बाई n, n विल बी कैंसल्ड आउट, सो वी गेट 1 ओवर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 upon n, and hence we get 1 upon infinity, it is basically 0, and 1 upon 0 is again becomes infinity. अगर हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट आती है, what is the meaning of this, which implies that कि जो भी हमारे पास सीरीज होगी समेशन ए एन जेड पावर एन की, ये कन्वर्जेंट हो जाएगी फॉर ऑल जेड। क्लियर? वो हर एक वैल्यू के लिए हमारे पास कन्वर्जेंट होती है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेट्स सी इन द ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में मुझे बोला जा रहा था कि क्या यहाँ पर एक ऐसा इंटायर फंक्शन एफ एग्जिस्ट करेगा सच दैट दिस exists for all positive integers. So yes, it is true, because ये हमारे पास क्या हो रहा है, हर एक वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट कर रहा है। Now what is option number B? There exists an entire function f such that अगर मैं nth डेरिवेटिव को निकालता हूँ एट 0 पर, तो वो मुझे ये फंक्शन मिलना चाहिए। लेट्स सी, हम क्या करते हैं,
इसको इरेज कर लेते हैं. लेट्स इरेज दिस पार्ट. ओके, नाउ ओके, सो लेट्स सी इन द ऑप्शन नंबर बी. अब हमसे क्या बोला जा रहा है? अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास क्या था? ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास क्या आया था? अगर मैं आपको फिर से बताऊं तो मुझे आर की वैल्यू क्या मिली थी? इन्फाइनाइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये हो गया कि जो सीरीज है वो हर एक पॉइंट पर हमारे पास कन्वर्जेंट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? विच मीन्स जो एफ ऑफ जेड होगा वो कैसा फंक्शन हो गया? इट इज अ इंटायर फंक्शन. It is an entire function. Why? Because we can say that because the series is convergent for every value of z. मीन्स अगर ये जो हमारे पास सीरीज है वो हर एक पॉइंट के लिए कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि विच इम्प्लाइज दैट कि एफ ऑफ जेड हैज नो एनी पोल. उसके पास कोई पोल ही नहीं है. अगर उसके पास कोई पोल नहीं है इसका मतलब वो कैसा फंक्शन है? एक इंटायर फंक्शन है. क्लियर? सो इन दिस वे वी कैन प्रूव अवर ऑप्शन नंबर ए. नाउ लेट्स सी ऑप्शन नंबर बी. हमसे क्या बोला जा रहा है? देखिए, ऑप्शन नंबर बी में हमसे बोला जा रहा है कि हमारे पास f nth डेरिवेटिव एट जीरो इट इज गिवन टू मी n फैक्टोरियल इंटू n पावर n. क्लियर? अगर मैं यहाँ से a n की वैल्यू निकालूँ, व्हाट विल बी a n? इट इज nth डेरिवेटिव एट जीरो अपॉन n फैक्टोरियल. So here it becomes n factorial n power n upon n factorial. It is n power n. Clear? Hence, what is the radius of convergence? This is 1 over limit supremum n tends to infinity a n power 1 by n. So it is 1 over limit n tends to infinity supremum n power n divided by n. So n will be cancelled out and hence it becomes 1 over infinity यानी कि 0. और जब कभी भी हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 आ जाती है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? विच इम्प्लाइज दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट एट ओनली सेंटर पॉइंट. क्लियर? वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ कन्वर्जेंट होता है? सिर्फ एक पॉइंट पर कन्वर्जेंट होगा, सेंटर पॉइंट पर. तो अगर कोई सीरीज सिर्फ एक ही पॉइंट पर कन्वर्जेंट है, ओनली एंड ओनली सेंटर पर, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि उसके पास जो फंक्शन होगा which implies that f of z may have poles. क्योंकि हमारे पास सीरीज तो कैसी होगी? इट इज अ इनफाइनाइट सीरीज. और इनफाइनाइट सीरीज में वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर कन्वर्जेंट होता है और मैं बाकी सब पॉइंट्स के बारे में कुछ नहीं कह सकता. सो इट मे हैव पोल्स which implies that f of z is not an entire function. Clear? Okay. So in this way, basically second option is incorrect. Now, what about the third option? So let me erase this part first. देखिए, थर्ड ऑप्शन पे हमसे क्या बोला जा रहा है? See, in the third option, it is given to me that f nth derivative at 0. Let's see. The nth derivative at 0 is given to me n minus 1 factorial. तो मैं यहाँ पर इसका यूज़ कर लेता हूँ. देखिए, it is n minus 1 factorial. So here it becomes n minus 1 factorial and n factorial can be written as n minus 1 factorial. So it is 1 by n. अगर मैं यहाँ पर a n की पावर 1 बाई n पहले निकाल लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? इट इज़ 1 ओवर n की पावर 1 बाई n. अब हम इसकी लिमिट भी निकाल देते हैं. सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी द सुप्रीम वैल्यू a n पावर 1 बाई n. सो व्हाट वी गेट 1 ओवर इस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n पावर 1 बाई n. और हमने पढ़ा है कि जब कभी भी हमारे पास n की पावर 1 बाई n होती है whenever n टेंस टू इन्फिनिटी, so this value is equals to always 1. तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, which means it is 1 over 1, that is 1. तो लिमिट की वैल्यू 1 आ रही है. And what is the radius of convergence? It is nothing but 1 over limit n tends to infinity supremum of a n की पावर 1 by n. और इस लिमिट की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है, दैट इज 1. तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया? 1 over 1, दैट इज 1. क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1? इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो सेंटर पॉइंट से
सिर्फ r इज इक्वल्स टू 1 रेडियस के सर्कल में जो पॉइंट्स होंगे उस पॉइंट्स पर हमारे पास सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और उसके बाहर के पॉइंट्स पर हमारे पास सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी बाहर का पॉइंट लेता हूँ इस सर्कल के अलावा, तो इस किसी भी पॉइंट पर जो फंक्शन होगा हैज पोल, क्योंकि वो हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगा उस पॉइंट पर, which implies that it is not an entire function. Clear? So we can say that option number C is also incorrect. Now what about option number D? देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमसे क्या बोला जा रहा है, अगर मैंने यहाँ पर an निकाला, so it will be the nth derivative at 0 divided by n factorial, and this is given to me n factorial into n. So this is n factorial into n divided by n factorial. This value becomes n. Therefore, what is the radius of convergence? Let's see. 1 upon limit n tends to infinity supreme value, एंड an की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास n है और उसकी पावर 1 बाई n, और इसकी वैल्यू हमने अभी देखी थी, ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास 1. दिस इज 1 over 1, दैट इज अगेन इट इज 1, बिकॉज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जब 1 होगी तो हमारे पास फंक्शन इंटायर नहीं होता, सो विच मीन्स इट इज इनकरेक्ट. So correct option in this question will be A is my correct answer. Now let's see this question. This question has been asked in 2021 GATE examination. This is a very important question for your examination, you can say. Okay, see in this question it is given that let D, हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं सच दैट mod of z is less than 2n, एंड f हमारे पास उस D डिस्क से, मीन्स इट इज अ ओपन यूनिट डिस्क, यू कैन से, हमारे पास C में एक फंक्शन डिफाइंड है लाइक दिस. और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बेसिकली ये हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है एंड हमें f of z गिवन है, इट इज द समेशन a n z power n, देन वी हैव टू फाइंड 6a2. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a2? देखिए हमें यहाँ पे क्या गिवन है, an. अगर मैं यहाँ पर इस सीरीज को एक्सपेंड करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, n की वैल्यू 0 रखूंगा, सो इट इज a0 z power 0, देन a1 z power n, a2 z square, a3 z cube प्लस एंड सो ऑन. दिस विल बी द सीरीज. तो यहाँ पर मुझे इस a2 की वैल्यू फाइंड करनी है. मीन्स व्हाट इज a2? यू कैन से दैट a2 इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर. जो z स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो जाएगा, a2. सो a2 इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर. क्लियर? बट ये हमें कैसे मिलेगा, z स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें कैसे मिल सकता है अगर मैं f ऑफ z को एक्सपैंड कर दूं सीरीज के फॉर्म में. तो देखिए मुझे f ऑफ z क्या गिवन है, it is given to me, it is actually 3z square upon 1 minus cos z whenever z is non-zero. क्लियर? और यहाँ पे भी जो z लूंगा मैं डेफिनेटली वो नॉन जीरो ही होना चाहिए, तभी तो z स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है. मैंने नॉन जीरो केस लिया. नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सो इट बिकम्स 3z स्क्वायर अपॉन 1 माइनस व्हाट इज द सीरीज ऑफ cos z, it is 1 minus z square upon 2 factorial plus z power 4 upon 4 factorial minus z power 6 upon 6 factorial plus and so on. Clear? Now let's solve this. So 3z square upon 1 minus 1 plus z square upon 2 factorial minus z power 4 upon 4 factorial प्लस z पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन. तो यहाँ से प्लस माइनस 1 कट जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, सो वी गेट 3z स्क्वायर अपॉन, इट इज z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस z पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस z पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन. तो इन दोनों में मैं z स्क्वायर कॉमन कर सकता हूँ. सो लेट्स सी, व्हेन आई कॉमन द z स्क्वायर देन वी गेट 3 इंटू z स्क्वायर divided by z square times 1 over 2 factorial minus z square upon, you can say it is basically 4 factorial, and 4 factorial की मैं क्या लिख सकता हूँ, I can write
4 into 3 into 2 factorial like this. Then अगर मैं यहाँ देखूँ, then z power 6 upon it is 6 factorial. 6 factorial को क्या लिख सकता हूँ मैं? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial like this, माइनस एंड सो ऑन. कुछ इस तरह से हमारे पास सीरीज आ जाएगी. तो अगर मैं ध्यान दूँ तो यहाँ से हमारे पास z स्क्वायर से z स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 फैक्टोरियल हर टर्म में आएगा. सो आई कैन कॉमन 2 फैक्टोरियल ऑल्सो. तो जैसे मैंने 2 फैक्टोरियल कॉमन किया तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से? 3 डिवाइडेड बाई इट इज 1 over 2 फैक्टोरियल इंटू, नाउ इट बिकम्स 1 माइनस z स्क्वायर अपॉन 4 into 3, then it is plus z power 6 upon 6 into 5 into 4 into 3 minus and so on. Clear? So this 2 factorial will be multiplied in the numerator. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे? This becomes 3 into 2 factorial. और अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है इसको हम लोग न्यूमरेटर में लेके चले आते हैं. तो क्या हो जाएगा? इसकी पावर -1. So this can be written as basically the whole part, it is 1 माइनस, अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास z स्क्वायर अपॉन 4 into 3, it is minus z power 6 upon 6 into 5 4 into 3 minus and so on, you can say it is power -1. क्लियर? और हमें मालूम है कि बाइनोमियल सीरीज की एक्सपेंशन क्या होती है. लाइक अगर मैं लिखता हूँ 1 माइनस एक्स की पावर -1, व्हाट इज द एक्सपेंशन? इट इज 1 प्लस x square by 2 factorial and so on like this. But what we need here, देखिए हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ z स्क्वायर का कोफिशिएंट. तो हम क्या करते हैं, अगर मैं सिर्फ इतना ही एक्सपेंड करूं तो उसमें मुझे z स्क्वायर मिल जाएगा. तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से? लेट्स सी, इफ आई एक्सपेंड दिस अप टू दिस टर्म, अप टू ओनली 1 plus x, so what we get, it is 3 into 2 times. Now what is the expansion? 1 plus x, so it can be written as 1 plus z square upon 4 into 3, then it is basically minus z cube upon 6 into 5 into 4 into 3 minus and so on. But what we need only the coefficient. See what we need the coefficient of z square. तो मुझे यहाँ पर z की पावर 6, z की पावर 8 एंड सो ऑन उससे कोई मतलब नहीं होगा. मुझे सिर्फ और सिर्फ z स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए. सो व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर? देखिए अब ये मेरे पास 3 into 2 भी है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 3 into 2 it is 6 plus 6 upon 4 into 3 it is 12 into z square minus 6 into z power 6, 6 5 4 3 minus and so on like this. So the coefficient of z square, that is our a2, क्या हो जाएगा हमारे पास? 6 by 12. So it is, you can say 1 by 2. But what we need 6a2. तो 6a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 into 1 by 2, so it is 3 is my right answer. So what about the options? Let's see. Option number B is my correct answer in this question. Thank you.